नमस्कार दर्शकों, बांझपन की समस्या के समाधान के लिए केजीएन हॉस्पिटल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं माहवारी की बीमारी को लेके। माहवारी की बीमारी को एक छोटी बीमारी समझकर ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि इस माहवारी की बीमारी से क्या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? अच्छा, पिछले एपिसोड में हमने पीसीओडी और माहवारी की समस्या के बारे में बात किया था। आप कहते हैं वैसे सही है कि बहुत सारे लोग माहवारी की समस्या को छोटी समस्या समझते हैं। यहाँ तक कि जो नई नई लड़की जवान हो चुकी हैं वो ऐसे बातें बोलने में शर्माती भी हैं। अगर उसका अपने माँ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है तो वो इजीली कम्युनिकेट करेगी। अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो ये कभी कभी ये छोटी समस्या जो है सो उसके बैकग्राउंड में कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। और जैसा कि आपने पूछा बड़ी बीमारी हो सकती है क्या, तो इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बहुत कॉमन है। अभी तक अपने को ये मालूम था कि टीबी बोल तो छाती की बीमारी है। टीबी जिस्म में हर एक ऑर्गन का या हर आज़ा का या हर अवयव का टीबी हो सकता है। जैसा कि टीबी किडनी का होता है, टीबी बच्चेदानी का होता है, टीबी अपने यूरिनरी ब्लैडर का होता है, टीबी इंटेस्टाइन का होता है, टीबी दिमाग का होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि टीबी किसी भी अवयव का टीबी हो सकता है। आज हम रिलेट करते हैं कि टीबी और माहवारी की समस्या। तो टीबी एक इतना एंडेमिक डिसीज़ है। एंडेमिक जैसा कि आप फिलहाल कोरोना है, पैंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक बोले तो दुनिया में हर जगह जो बीमारी फैलने वाली है उसे पैंडेमिक बोलते हैं। और एंडेमिक बोलते तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो उस एरिया में हमेशा के लिए रह जाते हैं, उसे एंडेमिक कहते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस एशियन कंट्रीज़ में बहुत एंडेमिक है, हमेशा रहने वाली बीमारी है। और इसका संबंध जो है सो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, जहाँ पे गरीबी है, पावर्टी है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, कुपोषण है, जहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, और जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, सैनिटेशन पुअर है, या वेंटिलेशन, घरों का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है। तो ये कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। और इंडिया वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। पहले अंडर डेवलप था, अभी तो डेवलपिंग है, और इंशाल्लाह हम सुपर पावर बनने की इसमें हैं, कोशिश में है। तो जैसा जैसा पिछले बार जैसा देखेंगे तो जब बहुत टीबी था, अब टीबी का परसेंटेज कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरा कम नहीं हुआ है। उल्टा यहाँ तक के जो पहले की टीबी की जो दवाएं थे वो दवाएं बहुत कारगर साबित हो रहे थे। और आजकल तो मल्टी ड्रग को भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि टीबी की दवाएं भी काम नहीं कर रही। और इसकी वजह से अपनी इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो रही, लेकिन अभी तक टीबी हमने अपने इंडिया को हम टीबी मुक्त नहीं किया है। और इसलिए टीबी मेडिसिन के हर फील्ड में टीबी अभी भी है, एक बड़ी समस्या है, और गायनेकोलॉजी में है और इनफर्टिलिटी में है। अब हम आते हैं हमारे बांझपन की तरफ। तो टीबी बांझपन कैसा करता है इसके बारे में मैं बता दूंगा। सर, ये जो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये टीबी का असर जो है ये टीनेज लोगों में, कपल्स लोगों में, या फिर एल्डर्स लोगों में अलग अलग एज में कैसे अफेक्ट करता है? टीबी का इफ़ेक्ट हर एज ग्रुप में अलग अलग होता है। जैसा कि पहली बार जिसको माहवारी आ रही है, ऐसी लड़की है जिसका 14-15 साल की उम्र में पहली बार जब माहवारी आती है, अगर उसमें टीबी है तो उस लड़की में माहवारी की इरेगुलरिटी भी होगी, और कभी कभी मेनोरेजिया होता है जिसको हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया भी कहते हैं, जिसमें जितना जनरली माहवारी 2 या 3 दिन ब्लीडिंग होता है तो उसमें 8-10 दिन होगा, 15-20 दिन होगा। फिर अमाउंट ऑफ पैड्स जो है तो जितना खून बहता है, जनरली 100 to 150 ml खून बहता है, तो इसमें इससे ज़्यादा होता है। और जिसकी वजह से अगर ज़्यादा खून बहने की वजह से उस बच्चे में कमज़ोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया होता है, और हमेशा के लिए वो बच्चे को मेंसेस बोलते तो एक बड़ा प्रॉब्लम लगता है। शी फील्स डिस्गस्टिंग अबाउट मेंसेस, और वो उसके साइकोलॉजी तौर पर उसे डिस्टर्ब करता है, उसके पढ़ाई में वगैरह डिस्टर्ब करता है। ये हो गया टीनेज लोगों में। अब जो मैरिड कपल्स होते हैं, जैसा कि उसका आगे का ग्रुप लोग 20 से लेकर 45 साल की उम्र में, ये लोगों में अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसके अंदर भी सेम आते हैं कि माहवारी में तकलीफ़ होती है, माहवारी में पेट में दर्द होना होता है,
फिर कभी कभी अगर टीबी बहुत हो चुका है तो माहवारी का जो ड्यूरेशन है 3 दिन जाने के बजाय सिर्फ 1 ही दिन जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माहवारी बंद ही हो जाती है। और ये टीबी अगर बच्चेदानी को पहुंच जाता है, बच्चेदानी में पहुंचता है, नलियों में पहुंचता है, बच्चेदानी में पहुंचे तो उसके कुछ इफ़ेक्ट हैं, नलियों में पहुंचे तो कुछ इफ़ेक्ट हैं, और ये सब के इफ़ेक्ट की वजह से बांझपन आ सकता है। और ये बांझपन ईजीली ट्रीट होने जैसा नहीं होता है, जिसके लिए IVF वगैरह यहाँ तक और सर्जरी तक उसे ज़रूरी पड़ती है। बुढ़ापे में जब ट्यूबरकुलोसिस होता है तो फिर जनरली ट्यूबरकुलोसिस से जो सफ़ेद पानी जाना या फिर क्रॉनिक बैक एक है, हमेशा के लिए कमर में दर्द, पेट में दर्द होना, और कभी कभी तो फिर वो पायोरिया, बच्चेदानी में पस होना, ये होना, ऐसी चीज़ें होते हैं। आज हम सिर्फ इनफर्टिलिटी और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे। तो इनफर्टिलिटी और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अगर बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी ट्यूबरकुलोसिस में कैसे होती है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये बच्चेदानी है। टीबी, अभी जैसा कि मैंने बताया कि टीबी किसी भी ऑर्गन का हो सकता है, जैसे कि दिमाग से ले के पैर तक कहीं का भी टीबी हो सकता है। तो बच्चेदानी में भी जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस जो हम गायनेक में बोलते हैं, बच्चेदानी में यहाँ से लेके ये सर्विक्स का टीबी हो सकता है, बच्चेदानी का हो सकता है, यूट्रस का, फॉलोपियन ट्यूब का हो सकता है, और ओवरी का भी हो सकता है। अगर यहाँ का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो ये कैंसर के जैसा दिखता है कभी कभी, और यहाँ से स्पर्म की एंट्री में प्रॉब्लम होती है। बच्चेदानी में अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो यहाँ का एंडोमेट्रियम जो है, जहाँ पे बच्चा चिपकता है, जैसा हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जब बताया था, तो इस एंडोमेट्रियम को अगर डैमेज करेगा तो जहाँ पे बच्चा चिपकने की जगह है वो जगह ही ख़राब हो जाएंगी, तो यहाँ पे बच्चा रहेगा नहीं, और बच्चा रहेगा नहीं तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तीसरा, उसके साथ ये फॉलोपियन ट्यूब्स हैं, यहाँ से अंडा निकल के इस ट्यूब से इधर आता है। अगर यहाँ का फॉलोपियन ट्यूब का अगर हो जाता है टीबी, तो ये फॉलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, और ये ट्यूबल फैक्टर हो जाता है कि फॉलोपियन ट्यूब बंद होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। कभी कभी ओवरी पे होता है, मोस्ट कॉमन इंडिया में है सो फॉलोपियन ट्यूब का है। 40 to 50% केसेस जो है सो इस यहाँ की ट्यूब डैमेज होने की वजह से इनफर्टिलिटी होती है कि यहाँ से अंडा ही नहीं जा सकता, तो बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कुछ केसेस में ये ओवेरियन ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसकी वजह से इस ओवरी डैमेज हो जाती है। इस ओवरी डैमेज होने की वजह से यहाँ से अंडे निकलना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्टी होती है। कभी कभी इस ओवरी और इसका ट्यूब का जो रिलेशन है, जहाँ से अंडा निकलते बराबर यहाँ से अंडा ये ट्यूब लेती है, तो इसके यहाँ पे एडिजन हो जाता है, चिपक जाता है, और ये चिपक जाने की वजह से यहाँ से जो अंडा रिलीज भी होगा तो ये इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये ओहम जो यहाँ से पिकअप, नेचुरली जो पिकअप होता है, ये पिकअप नहीं होगा और इसकी वजह से वो हो जाएगा। तो इनफर्टिलिटी अगर किसी भी पार्ट का टीबी हुआ तो वो इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। सर, आपने जैसे बताया कि टीबी से बांझपन तो होता है, तो और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ, टीबी से सिर्फ बांझपन ही नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसा कि डिस्पैरियोनिया। डिस्पैरियोनिया बोल तो मियाँ बीवी के संभोग करते वक्त पेन होता है, और इस पेन की वजह से उनकी संभोग करने की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इस फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। दिस इज इनडायरेक्ट इफेक्ट। दूसरा, कभी कभी कि बच्चेदानी की कैपेसिटी इतनी छोटी हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, वो सिकुड़ जाता है, और उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी छोटी होती है। तो जब बच्चा प्रेगनेंसी रहे भी तो वो बच्चा बढ़ने के लिए जगह सफिशिएंट नहीं रहती, और उसकी वजह से अबॉर्शन होते हैं। जैसे कि हम पिछली बार बोले कि अबॉर्शन के वन ऑफ द रीज़न है जो ट्यूबरकुलोसिस है। और कभी कभी ये ट्यूब, अगर फॉलोपियन ट्यूब पूरी डैमेज नहीं हुई, थोड़ी सी डैमेज है और थोड़ी सी अच्छी है, पूरी ब्लॉक नहीं हो गई, तो उसमें से बच्चा जाते हो तो वो बच्चा उसमें अटक सकता है, और उसमें अटक जाने की वजह से बच्चा वहीं पे बढ़ता है, फॉलोपियन ट्यूब में बढ़ता है, बच्चेदानी में बढ़ने की वजह फॉलोपियन ट्यूब में बढ़ता है, और उस बच्चे को बढ़ने को जगह नहीं रहने की वजह से वो ट्यूब बस्ट होती है, और वो ट्यूब बस्ट होने की वजह से ये एक सीरियस कंडीशन होती है। हम इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डिस्पैरियोनिया और क्रॉनिक इल हेल्थ बोल तो हमेशा के लिए वो औरत बीमार लगती है, जैसा कि उसका वज़न नहीं बढ़ता है, बहुत सारे बीमारियां हो सकते हैं, इन्फेक्शन का मैक्सिमम चांस रहता है, और उसका बॉडी रेजिस्टेंस बहुत कम हो सकता है, और इसकी वजह से ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है कि उस औरत के हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है।
सर अभी जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन दिया टीबी के बारे में, समझो एक आधा पेशेंट में आपको ऐसा डाउट हुआ कि टीबी है, तो आप इसकी जांच कैसे करते हो और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि किस पेशेंट में टीबी हो सकता है। जिस पेशेंट में इरेगुलर मेंसेस है या फिर क्रॉनिक इल हेल्थ है, पेट में दर्द है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और घर में लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से है पेशेंट और घर में किसी को टीबी है, तो दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। हम ये सस्पिशन के बाद उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उसके मेंसेस में क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली कब मेंसेस में प्रॉब्लम होता है, और उसके साथ साथ वाजाइनल ब्लीडिंग कैसे है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ये सब चीज़ें डाउट लेने जैसे हो जाते हैं, तो हम डाउट लेके उसके बारे में जांच करने शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक्सरे टेस्ट करते हैं। एक्सरे टेस्ट करने से ये मालूम होता है कि छाती का टीबी है और ये सब तो फैल गया है क्या। फिर उसके बाद हम उसका सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी बच्चेदानी का करते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चेदानी में कुछ अशरमन सिंड्रोम है क्या, ओवरी बड़ी है क्या, टीओमासिस बोल के बोलते हैं, ये सोनोग्राफी में ये बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका ये कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसा कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोल के है, ESR है, उसके साथ साथ फिर आजकल तो एक टीबी पैनल बोल के आ गए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसके अंदर हम खाली ब्लड देख के, ब्लड का रिपोर्ट देख के उसका एंटीजन एंटीबॉडी, जैसा कि कोरोना में हम एंटीजन एंटीबॉडी देख रहे थे, वैसे वो टाइटर देख के ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी, जैसे कि इनफर्टिलिटी में हम रूटीन करते हैं। हिस्टोस्कोपी बोल तो बच्चेदानी अंदर से कैसी है वो देखते हैं, और लैप्रोस्कोपी बोल तो बाहर से ट्यूब कैसी है, अंडेदानी कैसी है, तो ओवरी कैसी है वो देखते हैं, जिसमें कुछ एडिशंस है क्या ये है वो देखते हैं। अगर लैप्रोस्कोपी में हमारे को लगता है कि कुछ टीबी जैसा सस्पेक्ट लगता है, ट्यूबरकल्स बोल के रहते हैं, वाइट डॉट्स रहते हैं, उस डॉट्स को हम बायोप्सी लेते हैं, उसका एक टुकड़ा निकाल के लेते हैं और उसका हिस्टोपैथ करते हैं। हिस्टोपैथ में जिल नेल्सन मेथड एक रहता है और दूसरा कल्चर मेथड रहता है। ये दोनों मेथड से हम कंफर्म करते हैं, और एक बार ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्म हो गया तो उसे मिनिमम 6 मंथ हम ड्रग्स देते हैं, और वो 6 मंथ में 4 ड्रग और 2 ड्रग ऐसा रहता है कि पहले तो हम 4 महीने कंटिन्यूस 4 ड्रग्स देते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग्स हैं वो ड्रग्स देते हैं, और उसके बाद फिर 2 ड्रग्स रहते हैं, तो टोटल 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। लेकिन वही प्रॉब्लम, अपने पास जो पेशेंट है ना, बराबर ट्रीटमेंट नहीं करते, अगर इरेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ड्रग को रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस आने के बाद फिर से वो ट्यूबरकुलोसिस कवर होना बहुत मुश्किल होता है। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्यूब अगर ब्लॉक है वो ट्यूब जोड़ने की कोशिश करेंगे, ट्यूबल रिकैनालाइजेशन। उसके साथ साथ टीओमासिस है, वो तो पेट में कुछ बड़े बड़े गांठी हो गई, उसके अंदर पस हो गया, वो निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चेदानी में अशरमन सिंड्रोम बोल के एक बीमारी है, वो अशरमन सिंड्रोम आए तो फिर उसे क्लीन करके एडिजोलाइसिस करते हैं, जहाँ पे बच्चेदानी और अतड़ियाँ चिपके हैं तो उसे एडिजन्स बोलते हैं, तो वो एडिजन निकाल के एडिजोलाइसिस करते हैं। और इसके बाद अगर इतना करके अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट से बच्चा नहीं होता है तो फिर से लास्ट में हमारे को IVF पे आना ही पड़ता है। IVF में आने के बाद भी IVF में रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए ओवरऑल टीबी नहीं होने देना ये बहुत अच्छी बात है। एक बार टीबी हो गया तो हर तरह की समस्या लगती है। ये अलग बात है कि साइंस ने हर चीज़ पे समस्या का समाधान निकाला है, लेकिन टीबी को प्रिवेंट करना चाहिए। टीबी को प्रिवेंट करने के सिंपल सोशल फैक्टर्स हैं, बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रहना चाहिए, सैनिटाइजेशन अच्छा चाहिए, घर का हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए घर का, और ये सब चीज़ों के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन की भी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अभी BCG वैक्सीन तो कंपलसरी हुआ है, BCG वैक्सीन भी देना चाहिए। तो एक ज़माना था कि टीबी को पूरे बीमारियों का राजा कहा जाता था, कि मैक्सिमम एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डेथ अगर किससे होते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस से होते हैं। अब डेथ नहीं हो रहे, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से अब भी हम जूझ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर दैन क्यूर।